नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। और इस समय की जो बड़ी खबर है वो ये है कि राज्यसभा के जो सभापति हैं जगदीप धनखड़ साहब, जो उपराष्ट्रपति हैं, उनके खिलाफ विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है कि उनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, यानी कि नो ट्रस्ट मोशन अगेंस्ट द चेयर ऑफ राज्यसभा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो चेयर है वो विपक्ष की बातों को नजरअंदाज कर रहा था और सत्ता पक्ष के लोगों की बातें ही सुन रहा था। और कल तो हद ही हो गई थी जब जॉर्ज सोरोस की बातें बीजेपी कर रही थी और बीजेपी के सांसद कर रहे थे, तो उनको सभापति ने अलाउ किया। और उसके बाद जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, उन्होंने बाहर आकर कहा कि इतना पक्षपाती सभापति मैंने अपने पॉलिटिकल करियर में कभी नहीं देखा। वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, दशकों का उनको एक्सपीरियंस है, और उनका इस बात को कहना तो वाकई में विपक्ष के मन में इस समय बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा है कि उनकी बातें या जनता की बातें सुनने नहीं दी जा रही हैं। और विपक्ष लगातार अदानी के मुद्दे को उठा रहा है, मणिपुर के मुद्दे को लगातार उठा रहा है, और इन्हीं मुद्दों पर जो सभापति साहब है वो बीजेपी के सांसदों को जॉर्ज सोरोस और एंटी इंडिया एजेंडा वाली बातें कहने के लिए इजाजत दे देते हैं, लेकिन विपक्ष को यह बोला जाता है कि आप वेल में मत आइए। आज लोकसभा में भी ओम बिरला ने यह कहा कि आप अपने आप को नियंत्रित करिए, प्रोटेस्ट मत करिए। तो क्या कहेंगे इस अविश्वास प्रस्ताव के बारे में? हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शशि शेखर सिंह इस समय जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और पहली बात तो ये कि क्या भारत के इतिहास में कभी आपने सुना कि उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति के खिलाफ इस तरीके का अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो? जी जी नमस्कार। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो परिस्थितियां हैं उसमें विपक्ष को फोर्स कर दिया गया है इस प्रकार के प्रस्ताव लाने के लिए, क्योंकि आप आखिरकार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जो हैं, तो जो संविधान ने उनके लिए महाभियोग और यहाँ एक प्रस्ताव के द्वारा जो प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में लाया जा सकता है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। यद्यपि संसद के दोनों सदनों के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन प्रस्ताव पहले राज्यसभा में लाया जाएगा और राज्यसभा में जो आर्टिकल 67 बी है उसके द्वारा आप उस रेजोल्यूशन में कम से कम जो है टोटल हाउस के नंबर की मेजॉरिटी होनी चाहिए अगर प्रस्ताव को पारित करना है तो टोटल मेजॉरिटी ऑफ द हाउस जो कुल सदस्यों की, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दूसरा ये है कि फिर ये इसके बाद जब यहाँ पारित हो जाए, अगर पारित हो जाए तो फिर ये लोकसभा में जाएगा, जहां सिंपल मेजॉरिटी से आप उसको पास करेंगे और इसके बाद ये प्रस्ताव पारित माना जाएगा और तत्काल जो है उपराष्ट्रपति या सभापति अपने पद से हट जाएंगे। ये एक पूरी प्रक्रिया है। बाकी आपने खुद कहा कि 50 सदस्यों की आवश्यकता है और 14 दिनों का जो है नोटिस दिया जाता है। अब ये तो सवाल पहले उठ चुका है कि ये नोटिस जो दिया भी, अगर अभी नहीं भी दिया गया है तो दिया भी जाएगा तो 14 दिन तो अभी है नहीं। इसका मतलब है कि इस सेशन में, इस सत्र में उपराष्ट्रपति महोदय या सभापति महोदय के खिलाफ जो प्रस्ताव है वो लाया नहीं जा सकेगा। तो नहीं, लेकिन सत्र में प्रोफेसर सिंह, आप थोड़ी देर के लिए आपको रोक रही हूँ। आपने कहा कि अगर इस सेशन में नहीं लाया जा सकेगा तो हम अगले सेशन में क्या इसको लाया जा सकता है? अब जो इसके बाद जो बजट सेशन आएगा उसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर प्रस्ताव दे दिया गया और जो आवश्यक जरूरत है सिग्नेचर के, तो फिर तो वो प्रस्ताव वहां चला गया ना। अब 14 दिन का चूंकि समय नहीं था, इसीलिए संसद में यानी कि राज्यसभा में ये प्रस्ताव नहीं आ पाया। तो इसका मतलब है कि अगले सत्र में इसको लाया जा सकता है, बिल्कुल लाया जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो मैं जो सिर्फ कहना चाह रहा हूँ। हाँ, बोलिए 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 सर। जी, आप कोई सवाल करना चाह रही? नहीं, मैं ये कह रही थी कि ये चेयर के लिए ये कितना बड़ा एम्बैरेसमेंट है और ये किस बात का संकेत देता है कि एक जो मोदी सरकार का जो एक तानाशाही रवैया था, क्या वो तानाशाही रवैया अब चेयर पर भी आकर चिपक गया है? और चेयर ने भी ये दर्शा दिया कि भाई ये देखिए हम किस तरीके की रजीम में इस समय बैठे हुए हैं और हमारी भी मजबूरी यही कि हम भी तानाशाह बन चुके हैं। जी नहीं, देखिए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि किस प्रकार से भारतीय संसद की परंपरा, उनके कन्वेंशन और जो उनकी प्रक्रिया है उसका बार बार जो उल्लंघन हो रहा है। और जितना समय बहस के लिए मिलना चाहिए वो बहस नहीं होता है। तो संसद जो जनप्रतिनिधियों का सदन है, जहाँ चर्चा होनी चाहिए, अगर चर्चा नहीं होगी तो संसद का जो महत्व है और संसद की जो आवश्यकता है उस पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा ना।
कि चुने हुए प्रतिनिधि आएंगे। ऐसे भी देखिए कई बार मैंने देखा है कि संसद में कोरम पूरा नहीं होता। अब जान लीजिए कि कोरम पूरा जो है वो न्यूनतम संख्या है 10%। टोटल का 10% भी अगर संसद में मौजूद न हो किसी सदन में, तो सोचिए कि संसद के लिए कितनी मैंने गरिमा के खिलाफ है कि मेंबर कहाँ हैं, या तो वो सदन में नहीं है, या कैंटीन में जो है वो खा रहे हैं, या कहीं और है। तो संसद के सदस्यों ने संसद की गरिमा खुद गिराई है, और उसका बहुत बड़ा कारण है। उसका कारण भाई सत्तारूढ़ पार्टी तो है ही, और खास करके मोदी सरकार तो इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। और जो चुने हुए स्पीकर भी चुने जाते हैं, आप जानते हैं, और वो उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं जो एक्स ऑफिशियो बन जाते हैं। वो आर्टिकल 63 है भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति के संबंध में। तो मैं सिर्फ कह रहा हूं कि उस गरिमा को गिराने में इन सब की भूमिका है। लेकिन जो जो सदस्य होते हैं उन्हें निरंतर, देखिए वो किस बात के अलाउंस लेते हैं, अलाउंस इस बात के लेते हैं कि वो संसद में हैं और सत्र में भाग ले रहे हैं, और बस भी चल अलाउंस तो लेते हैं। आए, सिग्नेचर किया, फिर आप याद कीजिए अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा कि मैं 3 मिनट के लिए था, तो आप उसके बाद कैंटीन चले गए, फिर खाना खाया, फिर घर वापस चले गए। भाई ये संसद में ऐसा सिग्नेचर करने के लिए नहीं आना है। संसद में आना है, संसद की कार्यवाही में हिस्सेदारी करनी है, और आवश्यक होने पर चाहे वो शून्यकाल हो, चाहे प्रश्नकाल हो, या चाहे कोई अन्य मुद्दे हों। संसद में आप जानते हैं कि संसद को संविधान में भी संशोधन करने का अधिकार है आर्टिकल 368 के तहत। तो ये सारी जिम्मेदारी है। तो मैं तो ये मानता हूं पहली बात कि हमारे संसद सदस्यों ने भी संसद की गरिमा को गिराई है, और बहुत सारे लोग उसमें अपराधी चरित्र के हैं, बहुत सारे लोग भ्रष्ट लोग हैं। तो उन्हें संसद से क्या लेना देना। संसद को उन्होंने जो है अपने को लॉन्च करने के लिए, अपने हितों को जो है पूरा करने का एक जो है वो एक लॉन्चिंग पैड बना रखा है इन तमाम लोगों ने। तो ये अब जैसे कि अगर 44% लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड से संसद में बैठते हैं, तो इफ द कानून मेकर्स आर कानून ब्रेकर्स, कानून बनाने वाले कानून को तोड़ने वाले बैठे हुए हैं, तो आप संसद की गरिमा को सोच सकते हैं। तो अब इसमें इसी क्रम में स्पीकर या सभापति जो है राज्यसभा, उनको भी देखिए कि कैसे निरंतर जो है वो गरिमा गिर रही है। जरा याद कीजिए कभी कौन कौन से स्पीकर हुए, किस तरह से उन्होंने पद की गरिमा, उपराष्ट्रपति में जरा याद कीजिए डॉक्टर राधाकृष्णन से लेकर के पूरी एक लंबी परंपरा है। तो किस प्रकार से इस गरिमा को उन्होंने बनाया। तो संसद की देखिए, कोई भी संस्था की गरिमा व्यक्ति से बनती या गिरती है। अगर व्यक्ति अच्छे नहीं होंगे तो संस्था की गरिमा गिर जाएगी, अगर व्यक्ति अच्छे होंगे तो संस्था की गरिमा बढ़ जाएगी। तो धनखड़ साहब ने और ओम बिरला ने, दोनों ने मिलकर के मोदी जी का जो प्रोजेक्ट है कि कैसे संसद को ठप कर दिया जाए, संसद को काम नहीं करने दिया जाए, और कार्यपालिका और अंततः मोदी की अधिनायकवाद को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो आप जानते हैं कि अगर संसद काम नहीं करेगी, स्पीकर और सभापति काम नहीं करेंगे, तो फिर काउंसिल मिनिस्टर की भी आप हैसियत जानते ही हैं। तो ऐसी स्थिति में कैसे जो है ये काम चलेगा, इस बात समझने की आवश्यकता है। और इसीलिए जब जब संसद कमजोर होगा, तब तब जो है कार्यपालिका की तानाशाही, चाहे वो एक व्यक्ति प्रधानमंत्री की हो या मंत्रिपरिषद की या मंत्रिमंडल की तानाशाही क्यों होगी। तो दुर्भाग्य से everybody is accountable for degrading the dignity of the parliament, which is the most important body of the people of India. तो इस बात को भी समझने की आवश्यकता। लेकिन आज पूरे विश्व में क्या संदेश हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में जा रहा है। अभी मैं मनोज झा को सुन रही थी, जो राज्यसभा सांसद है आरजेडी के। उन्होंने कहा कि आज लोकतंत्र की हत्या हो गई एक तरीके से, और उसके अलावा और भी कई लोगों ने आकर कहा कि भाई हम खुश नहीं है अगर हमने इस तरीके के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। कोई भी विपक्षी नेता खुश नहीं है, और उनको मजबूर किया गया कि वो इस तरीके का एक प्रस्ताव पर अपने सिग्नेचर्स करें। और तो आज एक पूरे विश्व में हमारी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसको लेकर आज क्या संदेश गया है प्रोफेसर सिंह? नहीं, संदेश अच्छा जा ही नहीं सकता है। भाई उपसभापति के खिलाफ अगर जो है इस तरह के प्रस्ताव लाने के लिए प्रतिपक्ष को बाध्य किया गया, अगर प्रतिपक्ष को संसद में अपनी बात कहने का अधिकार नहीं देंगे, संसद के सदस्यों का सभापति के द्वारा अपमान किया जाएगा, सत्तारूढ़ पार्टी को बार बार उकसाया जाएगा कि आप इस मुद्दे पे ये कहें, और एक तरफ अदानी, देखिए अदानी पर अगर चर्चा नहीं हो सकती है, हालांकि चर्चा होनी चाहिए, मेरी बहुत
स्पष्ट मान्यता है कि अदानी पर चर्चा क्यों नहीं होगी। संसद में हर किसी पे चर्चा होनी चाहिए। फिर भी अगर अदानी पर आप चर्चा की इजाजत नहीं दे रहे हैं तो सोरेस पे कैसे चर्चा की इजाजत देंगे? सोरेस पे कैसे बात होते? वो तो भारतीय नागरिक भी नहीं है भाई। अदानी कम से कम भारत के नागरिक तो हैं। तो अब जरा देखिए कि ये सभापति या स्पीकर का यह जो दोहरा चरित्र है वो अपने आप में संसद की गरिमा को भी गिराने वाला है और निसंदेह उससे पूरी दुनिया में भारतीय लोकतंत्र का जो है एक प्रकार से आप समझिए कि एक हंसी एक मजाक का पात्र संसद बनाया। लेकिन इसके लिए तो सत्तारूढ़ पार्टी को जिम्मेदार है और जो स्पीकर और सभापति बैठे हैं वो जिम्मेदार है। नहीं, लेकिन प्रोफेसर सिंह बार बार धनखड़ साहब के लिए कहा जाता है कि भाई जब वो गवर्नर थे तो उनको उपराष्ट्रपति पद का से नवाजा गया, अब वो राष्ट्रपति बनने का सपना देख रहे हैं, तो क्या उन्होंने अपने लिए जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है? और क्या होगा अगर मान लीजिए कि ये प्रस्ताव पारित नहीं होता है, उतने नंबर्स विपक्ष के पास नहीं होते हैं, तो क्या सरकार उनको राष्ट्रपति बनाएगी? इस तरीके का एक नो ट्रस्ट मोशन जिस उपराष्ट्रपति के खिलाफ आया हो, आपको लगता है कि बीजेपी उनको किसी भी सूरत में आगे बढ़ाएगी? देखिए एक बात तो समझिए कि उपराष्ट्रपति को क्यों हटाया जाए इसके कोई कारण संविधान में लिखे नहीं गए, लेकिन उन्हें हटाया जा सकता है। और वो जैसा मैंने आपको कहा कि दोनों सदनों के द्वारा पहले राज्यसभा के लिए सवाल है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है उपराष्ट्रपति की प्रक्रिया से। उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, निर्वाचित याद रखिएगा, इलेक्टेड नॉट नॉमिनेटेड, तो वो होते हैं। और राज्यों की विधानसभा के भी नॉमिनेटेड नहीं, बिल्कुल इलेक्टेड। तो ये सारे मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, समझ रहे हैं? तो वो प्रक्रिया तो बिल्कुल अलग और बहुत कठिन प्रक्रिया है। अब सवाल है कि अगर सत्तारूढ़ पार्टी के पास, मान लिया आप केंद्र में सत्ता में हैं लेकिन राज्यों में आप जो है बहुत राज्यों में सत्ता में नहीं है, तो निसंदेह जो इलेक्टोरल कॉलेज के रिक्वायरमेंट है जीतने के लिए वो नंबर आपके पास नहीं है। तो हो सकता है कि आपका राष्ट्रपति जो है वो चुनाव में हारेगा और प्रतिपक्ष जो है जिनकी सरकार राज्यों में है और सब मिल करके, तो ये तो एक प्रक्रिया का सवाल है। सत्तारूढ़ पार्टी के राष्ट्रपति तभी बनेंगे जब उनके पास ये नंबर होगा, यानी केंद्र में भी और राज्यों में भी अधिकांश राज्यों की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों का समर्थन। उपराष्ट्रपति के लिए तो आपको दोनों सदनों में बहुमत है तो आप ले आएंगे। दूसरी बात है कि कई बार आप जानते हैं कि भारत में जो है अगर आप सहमति बना लें, प्रतिपक्ष से भी सहमति बने, उस व्यक्ति का कद ऐसा हो जो दोनों पक्ष के लिए मान्य हो, तो निर्विरोध भी हो सकता है, इसमें क्या है। लेकिन जब पार्टीजन रोल करने वाले व्यक्ति को आप सामने लाएंगे तो निर्विरोध होने का सवाल ही नहीं है। अब रही बात धनखड़ साहब, मैं अभी भी मानता हूँ कि धनखड़ का जो ओवरऑल, देखिए भारतीय जनता पार्टी कितने नेताओं को यूज करती है, वो यूज करने का मतलब है कि उनसे उनके आचरण को जो है वो लोगों के सामने एक प्रकार से बिल्कुल अलग आचरण करवा देते हैं ताकि उसकी तो गरिमा गिर जाए। ये भूल जाते हैं कि पत्ती भी गरिमा गिर रही है। और दूसरी तरफ जब उसका पूरी तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर उन्हें जो है उठा के फेंक दिया जाता है। तो ये भी उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, चूंकि बंगाल में इन्होंने ममता की सरकार के खिलाफ एक गवर्नर के रूप में बहुत ही गंदा रोल प्ले किया, बहुत ही गरिमाविहीन आचरण किया, जिसका परिणाम ये निकला कि जो है उनको जो है उपराष्ट्रपति बना दिया गया। एक और चीज है, ये जाट कम्युनिटी से आते हैं, राजस्थान में भी चुनाव होने वाला था तो परिणाम ये था कि जाट के होने से उसका भी वो एडवांटेज लेना चाहते थे। कई फैक्टर्स हैं, उसको आप एनालाइज करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति पद के लिए और अभी स्थिति ये है कि हो सकता है कि राष्ट्रपति पद का भी समय भी है शेष, तो मुझे नहीं लगता कि धनखड़ को वो राष्ट्रपति पद पे लाएंगे, क्योंकि एक चीज जो इम्पोर्टेंट, ये कहीं ना कहीं जो सोशल कंपोजिशन के हिसाब से भारतीय समाज के देखेंगे, जैसे अभी एक ट्राइबल को उन्होंने, महिला ट्राइबल को जो है वो राष्ट्रपति बनाया, उसके पहले एक शेड्यूल कास्ट को बनाया, तो ऐसी स्थिति में सोशल कंपोजिशन भी इनको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि जाट होने के कारण इन्हें जो है राष्ट्रपति पद पर लाने के पहले भारतीय जनता पार्टी भी अपने तमाम तरह के वो जो सोशल इंजीनियरिंग है उसको वो देखेंगे कि क्या उससे उनको जनता में मत लेने में फायदा मिलेगा या नुकसान। तो मुझे लगता है कि ये जो इनका जो वैल्यू है धनखड़ का, जो न्यूसेंस क्रिएट करने वाला जो वैल्यू है, वो न्यूसेंस क्रिएट वो राज्यसभा में सभापति के रूप में करवाएंगे, गवर्नर के रूप में करवाएंगे, राष्ट्रपति के रूप में इतना न्यूसेंस वैल्यू वाला व्यक्ति को वो राष्ट्रपति नहीं बनाएंगे। ये मेरी समझ है।
चलिए, अब धनखड़ साहब गुड सेंस प्रिवेल, और अगर उनको समझ में आता है तो अगर ये जो नो ट्रस्ट मोशन लाया जा रहा है और अगर उनको बुद्धि उनकी समझ में आती है ठीक से, तो हो सकता है कि वो अपोजिशन से बातचीत करके और इस चीज का वायदा करें कि भाई वो अपना आचरण ठीक करेंगे। लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जब वो सब कुछ सत्ता के कहने पर, उनके निर्देशन पर, क्योंकि एक एजेंडा है, पक्षपाती एजेंडा रखना है, तो फिर क्या क्या भी एश्योरेंस वो दे देंगे। लेकिन जो विश्वास है विपक्षी पार्टियों का कि भाई एक न्यूट्रल अंपायर की तरह धनखड़ साहब बिहेव करेंगे, तो वो शायद वो भरोसा तो शायद कभी नहीं आएगा। लेकिन एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण आज हमारे देश में ये घटना है कि आज उपराष्ट्रपति यानी कि राज्यसभा के सभापति के खिलाफ इस तरीके का नो ट्रस्ट मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव लाने का संकल्प कर रहा है विपक्ष। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सिंह, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।